नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर के पोर्शन को आप लोग जो आंसर आप लोगों को दिया गया था लिखने के लिए, तो उसमें दिया गया था कि भारत के कृषि का जो वितरण है, पैटर्न है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछी गई थी। और उसके बाद उसका जो क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी पे, ये क्वेश्चन था। तो आप सभी जो एनसीईआरटी बैच परचेज किए हैं, जितने भी बच्चे, उनका ये होमवर्क उनको दिया गया था एनसीईआरटी से निकालकर, और उन बच्चों ने आंसर लिख के ग्रुप में जो है वो पोस्ट किया है। अब यहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मैं दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना चाहिए था, और आप लोग इसे अपने कॉपी से एक बार मिला लीजिए कि क्या आपने इस तरीके से सटीक लिखा है या नहीं, और अगर नहीं तो आप सुधार कर लेंगे, और अगर मैच कर रहा है कुछ पोर्शन तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर दूं कि भारत में प्रमुख कृषि फसलों के वितरण और उसके उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है। तो यहां मैंने लिखा है परिचय, यानी कि इंट्रो। किसी भी आंसर को जब आप लिख रहे हो तो इंट्रो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। इस पूरे फैक्ट को पढ़ने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जो कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो देश की 50% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करती है। भारत विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं। कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं लेटराइट मिट्टी है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं के बाद वर्षा का वितरण का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है। कहीं बहुत भारी वर्षा हो रही है, कहीं हल्की वर्षा हो रही है, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। जैसे राजस्थान और उत्तरी गुजरात का क्षेत्र, वहां पे बारिश बहुत कम होता है तो मोटे अनाज वहां पर होते हैं। तो वही इस लाइन में कह रहा है, कृषि फसलों का वितरण मुख्य रूप से जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी विकास पर निर्भर करती है। यानी जो भी वितरण है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखोगे, अगर गन्ने का उत्पादन हो रहा है, चावल का उत्पादन हो रहा है, दलहन तिलहन किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी की क्या एनर्जी रही है, यानी उर्वरता क्या रही, और जल संसाधन वहां कैसा है, वहां पे टेक्नोलॉजी का कैसा डेवलपमेंट है, इन तमाम चीजों पे ये निर्भर करता है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे फसल उत्पादन और पैदावार में उतार चढ़ाव आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। इंट्रो देखो 5 लाइन का है और सारी चीजें इसमें समेट दी गई है। अब हम बात करेंगे इसके बॉडी पार्ट की, ठीक है। इसके बॉडी पार्ट में भारत में प्रमुख कृषि फसलों का वितरण और उत्पादन की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न यानी कि जो मुख्य खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है, खाद्य के रूप में, और मनुष्य के पेट भरने का या ये जो है मोटे तौर पे काम करेगा। ये फसलें भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड सिक्योरिटी यानी भर पेट भोजन लोगों को मिले और वो भी पोषण युक्त मिले। इनका उत्पादन मुख्य रूप से मानसून और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है। लेकिन आप देख रहे हो मानसून का भी पैटर्न जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। राइस की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रमुख उत्पादक राज्य जो है चावल का, पश्चिम बंगाल, जो सीरीज में है उसी में लिखना है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अनुकूल परिस्थिति क्या है, गर्म जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु मिक्स होना चाहिए। 24 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, और जल भराव वाली भूमि चाहिए। यानी जो भूमि रहेगी उसका ग्राउंड वाटर बहुत समृद्ध होना चाहिए, और मिट्टी में नमी भी होना चाहिए, और फिर मिट्टी के ऊपर पानी का लेयर भी होना चाहिए। वही बोल रहा है कि मिट्टी जो होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, और अगर निर्यात में बात करें तो ये कभी प्रथम स्थान पे आता है, कभी द्वितीय स्थान पे, ठीक है। इसके पीछे रीजन है अन्य देश भी जो है वो एक्सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। भारत अपने चावल का सबसे ज्यादा निर्यात कहां करता है,
आसियान के देशों में। किस देशों में? आसियान कंट्री के विषय में। आसियान आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। अब यहां पे गेहूं की बात की जाए तो गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति जो है, ठंडी जलवायु चाहिए, 10 से 25 डिग्री तापमान और जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता इसे चाहिए। गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है, जबकि चावल एक खरीफ फसल है और भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। मक्का की बात करें एक मोटे अनाज के रूप में तो प्रमुख उत्पादक राज्य मक्का का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। अनुकूल परिस्थितियों की बात की जाए तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान चाहिए। गहरी और उपजाऊ मिट्टी इसे पसंद, हालांकि ये लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में भी होता है मक्का। इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाएगा, चारे के रूप में, है ना, मवेशियों के, और औद्योगिक उत्पादनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं औद्योगिक प्रयोग ही हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में कृषि उत्पादों का मार्केटिंग इतना जबरदस्त किया गया है कि उसपे इतने हेवी टैक्स लगे हुए हैं। हर एक तरीके का जो है प्रोडक्टिविटी जो है सामने आ रहा है, प्रोडक्शन इस तरह रखा जा रहा है लोगों के सामने जैसे मानो वो चीजें इंडस्ट्री में तैयार हुई। पैकेजिंग मेनली मायने रखता है उसमें, मार्केटिंग। दलहन फसलें यानी पल्स क्रॉप्स की बात की जाए तो दलहन फसलें में जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगर मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता अच्छी है तो वहां पे जो उत्पादन होगा वो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले बात करेंगे चना का, तो प्रमुख उत्पादक राज्य जो चना का है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अनुकूल परिस्थिति क्या चाहिए इसको? कम वर्षा चाहिए और ठंडी जलवायु चाहिए, वहीं पे चना होगा, ठीक है। अरहर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लाहर दाल, तुअर दाल भी कहते हैं। तो प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अनुकूल परिस्थितियां क्या है इसकी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु और कम से मध्यम वर्षा, यानी कि जो वर्षा होगी, ठीक है, वो इसे कम चाहिए और थोड़ा उससे अधिक चाहिए। तो ऐसा नहीं है हेवी रेन इसको चाहिए अरहर को, नहीं, क्योंकि ये दलहन फसलें। एनसीईआरटी का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है ये क्लास सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं एनसीईआरटी के। आप देख रहे हो पढ़ाने का तरीका, आप देख रहे हो यही है, और इसमें आप लोगों को डिटेल में किसी भी टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे बच्चे विद्याश्री लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। 1 ईयर का ये कोर्स है। यहाँ हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारियां ले सकते हैं। अब तिलहन फसलों की बात करते हैं हम। इसमें मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, राई, तिल ये सब आ जाएंगे, ठीक है, जिनको कि पेड़ के उससे तेल निकाला जाए, ठीक है। तो अब देखो तिलहन भारत की खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सरसों, तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में किया जाता है। अनुकूल परिस्थिति की बात की जाए, रबी का मौसम इसको चाहिए और ये ठंडी जलवायु में उपयुक्त रूप से अपना प्रोडक्टिविटी बनाए रखता है। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां इसको जो है गर्म जलवायु चाहिए और हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। अब यहाँ दोमट मिट्टी लिखा हुआ है, दोमट मिट्टी कहने का मतलब क्या है? जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी भी हो और थोड़ा बलुई मिट्टी भी मिक्स हो, दोमट मिट्टी, यानी दो तरह का मिट्टी उसमें रहेगा। नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप, जो तुरंत जो है कैश कर दिया जाए, जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, ठीक है। अब देखो गन्ना के विषय में बता रहे, अभी तुम्हें बता रहा हूं मैं उत्पादन और वितरण। अभी क्या मैं बता रहा हूं? उत्पादन, है ना, और वितरण यानी प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। इनको जलवायु कैसी चाहिए? तो गर्म और आर्द्र, क्योंकि इवोपरेशन होगा तभी गन्ना में जो है वो रस अधिक से अधिक एब्जॉर्ब किया जाएगा। कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जो है कपास के मुख्य उत्पादक है।
काली मिट्टी इनको चाहिए और शुष्क जलवायु, बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है। चाय और कॉफी जो है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा उत्पादन इसका देखने को मिलता है। अनुकूल परिस्थितियां, आर्द्र जलवायु और ढालू भूमि चाहिए, जो आपने कंटूर देखा था, कंटूर एग्रीकल्चर, ढालू भूमि चाहिए और इसी में जो है चाय कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो कृषि उत्पादन पर प्रभाव है, अब हम लोग उसको देखेंगे एक एक करके। तो आप इसे क्या करें, एक डायग्राम में भी बना सकते हो कि जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट है। यहां लिखोगे प्रभाव और उसके बाद यहां पे सारे पॉइंट को आप डिटेल में रखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम में, डायग्राम आप लोगों को डायग्राम की एक अलग से ही ट्रेनिंग मैंने दिया है हमेशा से आप लोगों को। जलवायु परिवर्तन ने भारतीय कृषि पर गहरा प्रभाव डाला है। अत्यधिक तापमान, अनियमित वर्षा, चक्रवात, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं किसानों के लिए चुनौती बन गई है। फसल उत्पादन में गिरावट आती है। बढ़ते तापमान से गेहूं और चावल दोनों की पैदावार में कमी देखने को मिलती है। अत्यधिक वर्षा के कारण सूखा फसलों को क्या होता है, नष्ट हो जाना पड़ता है। जल संसाधन की कमी हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का कृषि पर जो प्रभाव है वो भयावह है। अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान से जल संकट उत्पन्न हो गया है। सिंचाई के लिए उपलब्ध जल संसाधनों में कमी आ गई है। इन सब मुद्दों को आपको लिखना है क्लाइमेट चेंज में। क्या क्या एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ के फसलों पर अपना जो है इंपोज यहाँ पे कर रहा है, कि जिससे कि फसल उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो रही है। मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव, कीट एवं रोगों में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव। अब देखो ना, अगर मान लो क्लाइमेट चेंज बहुत हावी हो गया तो अगर प्रोडक्टिविटी ही कम हो जाएगी तो भारत के 125 करोड़ जो जनता है उनका भोजन कहां से आएगा। तो खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव हो जाएगा। कीट और रोगों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए कीट जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये रोग में वृद्धि करते हैं, फसलों में अलग अलग तरह के रोग भी देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव, बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके से अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है तो वर्षा के जल में अम्लीयता आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसमें नाइट्रिक एसिड जो आ गया तो यहाँ के मिट्टी को बर्बाद कर रही है, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी की समस्या उत्पन्न होगी। मृदा का अपरदन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, मॉनसून पढ़ाया, वनस्पति पढ़ाया, तमाम चीजों को यहाँ पर जोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कला के ऊपर निर्भर करती है। सारे वीडियो को देखिए जो ज्योग्राफी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समाधान क्या होना चाहिए, तो सतत कृषि पद्धति को अपनाइए। ठीक है, सतत विकास आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। सतत कृषि पद्धति कहने का मतलब है कि आप रासायनिक खाद के जगह पे आप यूज कीजिए कार्बनिक खेती को उपयोग कीजिए, परंपरागत खेती को उपयोग कीजिए। पुराने जमाने में जिस तरीके से खेती हो रही थी, जिस विधि से, उसको आप प्रयोग करें। ड्रोन का प्रयोग करिए, ट्रैक्टर का प्रयोग कीजिए, लेकिन अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कीजिए, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कीजिए। सब में जो है वो जैविक खेती और मिश्रित प्रणाली को अपनाने पर जोर दीजिए। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक का उपयोग, जल संरक्षण बहुत डिटेल में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। जल संरक्षण और सिंचाई सुधार, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल तकनीक, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को मैंने बताया था। कैसे पाइपलाइन बिछाया जाता है, कैसे पानी का भी बचत होता है और पूरे पेड़ पौधे भी जो है वो बहुत अच्छे से लहलहा उठते हैं और जो फसल होती है वो भी बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी को बनाए रखती है। जल संचयन प्रणाली जैसे कुआं और तालाब का निर्माण करना, कल भी क्लास में आप लोगों को ये चीजें मैंने बताया था। उन्नत किस्मों की बीजों का प्रयोग करना, जैसे हरित क्रांति में यूज किया गया HYB, ठीक है, HYV बीज जो यूज किए गए, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी के बीज थे, मतलब कि जो भी बीज यूज किए जा रहे थे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी उनकी। तो उन्नत किस्म का बीज का जब बात किया जा रहा है तो ऐसी बीज जो सूखा रोधी हो, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए तो भी वो अपने आप को सक्षम बनाए रखे प्रोडक्टिविटी के लिए। सूखा और बाढ़ रोधी बीज का उपयोग, उच्च उत्पादकता, कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना। सरकार की कुछ पहल है अपनी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी नीम कोटेड यूरिया है,
या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान कॉल सेंटर है, ये तमाम चीजों को इस पे लिख सकते हो। निष्कर्ष की बात करें तो भारत की कृषि जलवायु परिस्थितियों और पर्यावरणीय बदलाव पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन और वितरण विभिन्न भौगोलिक और जलवायु कारकों से प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन ने भारतीय कृषि को गंभीर चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे फसल उत्पादन और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। सतत कृषि तकनीकों, जल संरक्षण उपायों और सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। भारतीय कृषि के सतत विकास के लिए जलवायु अनुकूल और नवाचार महत्वपूर्ण है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ICAR जरूर आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए काउंसिल है इंडिया में, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये तमाम जो आंसर आप लोगों को मैंने बताया, ऐसे ही आंसर आप लोग को लिखना चाहिए था। आप लोगों ने लिखा भी है, मैं आप लोगों की कॉपी को चेक करके अपलोड कर दूंगा। अभी तो आप लोगों ने आंसर जो है अपना भेजा ही है। NCERT का बैच नए बच्चे आप सभी ज्वाइन कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।